नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वंदना सिंह है और मैं काउंसलर हूँ और इसकी 2 कड़ियाँ हम लोग देख चुके हैं। पहली कड़ी में हम लोग ने बातचीत करी थी कि जो बच्चों का एडोलसन है, किस प्रकार उसका डेवलपमेंट होता है, बायोलॉजिकल होता है और क्या-क्या उसकी समस्याएँ आती हैं। दूसरा जो हमने देखा था अमिता दीदी के साथ, अमिता जैन दीदी के साथ में, और उन्होंने जनरली ये बताया था कि सामाजिक परिवेश में बच्चों पे क्या असर हो रहा है। और जो ग्लोबलाइजेशन संस्कृति जो आ गई है, उसमें बच्चे किस तरह से व्यवहार करें, इस पे हमारी बातचीत हो चुकी थी। अब जो आज की हमारी तीसरी कड़ी है, हम मानसिक स्वास्थ्य को लेके और बात कर रहे हैं कि सामाजिक परिवेश में बच्चे पे क्या असर होता है। इसके लिए हमारे आज बीच में आए हैं डॉक्टर राहुल शर्मा सर, नमस्ते। नमस्ते। सर से तो वैसे मेरा परिचय 3-4 साल से है, लेकिन सर इस क्षेत्र में काफ़ी साल से काम कर रहे हैं और बहुत से बच्चों के मार्गदर्शक भी हैं। सर आप बताइए कि आपको इस क्षेत्र में कितने साल का अनुभव हो चुका है? मुझे 20 साल से अधिक का इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। जी, मैंने पढ़ाई करने के बाद में सबसे पहले ग्वालियर मेंटल हॉस्पिटल जॉइन किया, जहाँ मैंने 5 वर्षों तक काम किया। उसके बाद में मैं यहाँ गांधी मेडिकल कॉलेज में लंबे समय तक काम किया और वर्तमान में मैं भोपाल के जयप्रकाश चिकित्सालय में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद पर काम कर रहा हूँ। जी। तो अभी जो हमारा जो विषय है एडोलसन के ऊपर है, किशोरावस्था को लेके है, तो उसमें आपको क्या-क्या ऐसी समस्याएँ देखती हैं कि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि इससे वो पहचान सकें कि बच्चों को क्या समस्या हो रही है? देखिए, जो किशोरावस्था एडोलेसेंसी जिसको बोलते हैं, वो ज़िंदगी का दूसरा दशक है। तो 10 वर्ष से लेकर के और 19 वर्ष की आयु जो होती है लगभग दूसरा दशक है। और इस दूसरे दशक में कई शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर जी, बदलाव आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस दशक में ये होती है कि व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी, जिसे पहचान बोलते हैं, वो स्थापित होने का प्रयास हर बच्चा करता है, जी, स्थापित करने का प्रयास हर बच्चा करता है। ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना होता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक पहचान हो, उसे जाना जाए। वो चाहे वो स्मार्ट दिख रहा है, उस ढंग से लोग उसकी बात करें, वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, उस ढंग से उसकी बात करें, वो कोई आर्ट जानता है या वो कोई स्पोर्ट में है, या मतलब उसका अपना नहीं तो स्वैग है जिसको बोलते हैं। जी, जी, तो हर एक का अपना स्वैग होता है इसमें, है ना? तो हर एक अपने जैसा स्वैग, स्टाइल, पैटर्न, पर्सोना, ये सब बनाने की कोशिश एडोलेसेंस एज में होती है। कई शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक बदलाव होते हैं और बहुत ही चुनौतीपूर्ण अवस्था है जिसे हम कहते हैं। इसमें व्यक्ति कई तरह की भीतरी और बाहरी चुनौतियों का सामना करते हैं। वो उनकी कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसा उनके अपने परिवेश में समायोजन होगा, किस तरह से उनकी पहचान बनेगी, परिवार में क्या उनकी भूमिका होगी, परिवार के बाहर उनकी क्या भूमिका होगी, ये सारी चीज़ें लगभग इस आयु में तय होती हैं। और ये आयु इस लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से ज़्यादा संवेदनशील या वल्नरेबल बोली जाती है, क्योंकि यहाँ बच्चों के या किशोरों के डेविएट होने की, पथ भ्रष्ट जिसको कहते हैं, माने जो लीक है, एक जो जो सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मूल्य हैं, उनसे दूर चले जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इस उम्र में किशोर किशोरियों के नशे की समस्या में पड़ने की संभावना, यौन संबंधी समस्याओं में पड़ने की संभावना और कई तरह की संभावनाएं और मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। एक अध्ययन ये बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो 70% मानसिक समस्याएं हैं, उनका बीज 24 साल के पहले पड़ जाता है। जी, तो माने हम एडोलेसेंसी की बात कर रहे हैं, तो लगभग एडोलेसेंसी में 50% से ज़्यादा समस्याओं का बीज, मानसिक समस्याओं का बीज पड़ जाता है। तो इस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे का पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा है, अगर बच्चे को आइडेंटिटी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, अगर बच्चे को इतना स्पेस नहीं मिल रहा है, बच्चे को डिनायल मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, बच्चे की अपनी पहचान स्थापित नहीं हो पा रही है, बच्चा कुछ जो अचीव करना चाहता है वो अचीव नहीं कर पा रहा है,
तो उसकी वजह से उसमें कई तरह की समस्याएं और व्यक्तित्व संबंधी विकृतियां और मानसिक विकृतियां जन्म ले लेती हैं। इसलिए इस किशोरावस्था पर बहुत गहराई के साथ बात होना और उससे भी ज्यादा गहराई के साथ काम होना बहुत जरूरी होता है। जी, जैसे आपने एक चीज बोली कि बच्चा अचीव करना चाहता है पर वो कर नहीं पाता है, जी तो इसी के लिए इसी में हम फैमिली इश्यूज को भी मैं शामिल करना चाहूंगी कि अगर वो कुछ अचीव करना चाहता है या पेरेंट्स की कुछ उम्मीद रहती, एग्जाम का स्ट्रेस रहता है, जैसे वो अपने फ्रेंड्स में अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो उस समय कंडीशन को किस तरह से वो देखे और काम करे वो। देखिए, बहुत जरूरी ये है कि कई लोग तो बच्चे इस दुनिया में ले आते हैं, उनको लगता है बच्चों को लाना हमारी शायद ड्यूटी है, तो हम बच्चों को दुनिया में ले आए। लेकिन बच्चों को दुनिया में लाने के बाद में वो माता पिता ये नहीं जानते कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होना है, उनकी देख रेख कैसे होनी है। बच्चों को दुनिया में लाना आसान है, जानवर भी ले आते हैं, पक्षी भी ले आते हैं। बात यह है कि उनका सही पालन पोषण होना, बच्चों को एक ठीक इंसान बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती की बात होती है, जो अमूमन माता पिताओं को पता नहीं होता। वो नहीं जानते कि पालन पोषण कैसे करना है, वो नहीं जानते कि क्या बातें बच्चों से बोलनी है, क्या बातें बच्चों से नहीं बोलनी है। हमारे पास में कई इस तरह के बच्चे, संकट में पड़े हुए बच्चे आते हैं। आज ही हम दिन भर से एक जिस बच्ची को देख रहे थे, उसका पारिवारिक माहौल इस तरह का है कि बच्ची सुबह से निकलती है और रात को भी बड़ी मुश्किल से अपने घर जाना चाहती है, जाना ही नहीं चाहती वो। तो डेफिनेटली घर में कुछ प्रॉब्लम है, पैथोलॉजिकल फैमिली है जिसको बोलते हैं। तो अधिकांश परिवार इस तरह के होते हैं जो वो ये नहीं समझते कि हमको अपने घर के बच्चों के साथ, किशोरों किशोरियों के साथ किस तरह के बिहेवियरल पैटर्न्स अपनाने हैं, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। तो जनरली माँ बाप एक तो यहाँ ये समझते हैं कि बच्चा हो गया तो बच्चा हमारी संपत्ति हो गया, और हम जैसे चाहे कान जब मरोड़े तो कान मरोड़ वाले, थप्पड़ मारे तो थप्पड़ खा ले, उधर खड़ा होने को बोले तो खड़ा हो जाए। तो वो हमारा फ्रेंड नहीं है, बल्कि वो हमारी संपत्ति है, हम उसको जैसे चाहे बरतें। ये अप्रोच ठीक नहीं है। दरअसल बच्चों का भी इक्वल एग्जिस्टेंस होता है, जैसा हमारा एग्जिस्टेंस होता है, हमारा अस्तित्व है, वैसा ही बच्चों का भी अस्तित्व है। और UNCRC एक बड़ा चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, जो इसमें ये कहा जाता है कि बच्चों को भी समान व्यवहार, समान रूप से प्यार और समान रूप से इज्जत मिलनी चाहिए जितनी की बड़ों को मिलती है। बच्चों की राय की इज्जत की जानी चाहिए, बच्चों से राय ली जानी चाहिए, बच्चों के साथ में फ्रेंडली बिहेव किया जाना चाहिए, बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। तो UNCRC में इस बात को क्लियरली इंडिकेट किया गया है। तो किशोरों की भी राय, किशोरों की बात को इम्पोर्टेंस देना, किशोरों को सुनना, उनकी राय को मानना और उनके साथ में एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंडली कम्युनिकेशन कब करेंगे? जब आप बच्चे से दोस्ताना व्यवहार करेंगे। दरअसल ये बहुत ही ख़राब बात होती है कि कोई भी बच्चा अपनी समस्या को सुलझाने के लिए कोई दूसरे अंकल या आंटी या दोस्त को लेकर घर आता है कि मेरे मम्मी पापा से बात कर लो, वो मेरी बात नहीं मानते, आपकी मान लें। ये डिजास्टरस है, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे की बात को उसके माता पिता ही सबसे ज़्यादा समझें, और बच्चा अगर कुछ भी काम कर रहा है तो वो अपने माता पिता के साथ शेयर कर पाए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जी हाँ, जनरली बच्चों, अभी जैसे मैंने कई बच्चों से बातचीत करी तो उनको एक डर डर लगा रहता, और जब भी वो पेरेंट्स से अपनी बात करते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में इन जनरल भी बात करते हैं, फ्रेमवर्क में करके ही वो अपने माता पिता से बात करते हैं। तो इसी कारण से कि उनमें एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ वो आगे बढ़ते हैं, अगर अपनी बात वो नहीं कह पाते हैं डर के कारण भी। बिल्कुल ये भी है, और मैंने आपको बताया कि जैसे पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं, जी। दो चीजें फैमिली में पेरेंट्स की तरफ से बहुत जरूरी है। हाँ। पहली चीज है पॉजिटिव कम्युनिकेशन, सकारात्मक संवाद जिसको बोलते हैं। बच्चों को वो माहौल देना जिसमें कि बच्चा अपनी बात बोल पाए। जी। देखिए, किसी भी देश में लोकतंत्र की हम बात करते हैं, हम ये बोलते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये कहने से लोकतंत्र नहीं हो जाता। लोकतांत्रिक देश बाद में बनता है, पहले दो लोगों के बीच में लोकतंत्र होता है। मैं अगर इतना स्पेस अपने बच्चे को दूं कि बच्चा अपनी कोई भी बात मुझे कह पाए और मेरी कोई भी बात सुन पाए,
दिस इज द डेमोक्रेसी बिटवीन द टू पर्सन। जी। ये बड़ी बाद में आती है देश में डेमोक्रेसी, पहले दो लोगों के बीच आती है। तो हम दो लोगों के बीच में अथॉरिटेरियनशिप रखते हैं, उसको दबा के रखते हैं, उसको डांट के रखते हैं, उससे चिढ़ते हैं, उससे लड़ते हैं। वहां डेमोक्रेसी नहीं है दो लोगों के बीच में, लेकिन हम कहते हैं देश में डेमोक्रेसी है। तो पहली चीज है कि भाई एक ऐसा कम्युनिकेशन हो, ऐसा संवाद हो जो बड़ी पॉजिटिव हो। मुझे आपकी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उसको मान लें। आपको मुझ में कोई अच्छी चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप मुझे कहें, मैं उसको मान लूं, स्वीकार तो करूं, बोलने का तो हक रखूं और आपको भी दूं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो परिवारों में नहीं दिखाई देती। एडोलेसेंट या बच्चे या इवन युवा लोग भी अपनी बात नहीं कह पाते। कई लोग अपने पिता से बहुत डरते हैं, कई लोग अपनी माओ से बहुत डरते हैं, कई लोग अपने बड़े भाई बड़ी बहन से बहुत डरते हैं। ये जो डर वाला फैक्टर है ना, ये एंटी डेमोक्रेटिक फैक्टर है, लोकतंत्र के खिलाफ है। दो लोगों के बीच में जो लोकतंत्र है, डर नहीं होना चाहिए, सेंस ऑफ लिबर्टी, आजादी की भावना होनी चाहिए, तब वो आएगी। एक चीज तो सकारात्मक संवाद होना, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना एक चीज है। दूसरी बात है वो बहुत जरूरी, वो है क्वालिटी टाइम देना, गुणवत्तापूर्ण समय देना। ये बड़ा जरूरी है बच्चों के साथ में। अब हम बात कर लेते हैं, बच्चा आता है, देखते हैं, समझते हैं, ऐसा नहीं होता। उसको क्वालिटी, वो जो टाइम आप दे रहे हो वो टाइम कितना उसके लिए यूजफुल है, कितना क्वालिटी है, उसमें कितना गुणवत्तापूर्ण समय है, उसमें आपने बच्चे को कुछ सिखाया, कुछ बच्चे से सीखा। एक तो ये बात नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल सिखाने वाले हैं, हम सीखेंगे नहीं। देखो जो लोग नहीं सीखते वो मर जाते हैं, जिंदा वही कहे जाते हैं जो जिस उम्र तक वो लोग सीखते रहते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं, वही लोग जीवित कहे जाते हैं। वरना वो सांस लेते हैं लेकिन वो मरे हुए लोगों में होते हैं। सीखने का हौसला होना चाहिए। वो सीखने का हौसला जो आएगा वो कैसे आएगा, जब आप क्वालिटी टाइम देंगे, एडोलेसेंट को क्वालिटी टाइम देंगे और वो आपसे अपनी चीजें शेयर कर पाएंगे, बता पाएंगे उनकी दुनिया। क्योंकि आजकल ना ये ज़ेन जी के बाद में जो दूसरी जनरेशन है, अल्फा जनरेशन जो अभी है, इसमें कई तरह के चैलेंजेस हैं, कई तरह की चुनौतियां। उनके वर्ल्ड को अगर आपको समझना है कि क्या चल रहा है उनकी दुनिया में, उनका माइंड का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, तो आपको वही सारे इंटरेस्ट पैदा करने होंगे जो इंटरेस्ट उनके हैं। आपको भी वही सीरियल, वही एनिमे या वही तमाम सारी चीजें या वही फैशन के टेक्निक्स, ट्रिक्स, है ना, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। वही लिंगो जिसको बोलते हैं, भाषा, लैंग्वेज को शॉर्ट में लिंगो, वही लिंगो आपको समझनी पड़ेगी जिसमें वो जनरेशन बात कर रही है। जब तक आप उनकी इन चीजों को नहीं समझेंगे, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके लिंगो क्या है, उनके इन्वॉल्वमेंट क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, तब तक आप उनके वर्ल्ड को नहीं समझ सकते। बहुत ही वैसे भी मुश्किल वर्ल्ड हुआ जा रहा है। सुसाइड रेट एडोलेसेंट में सबसे ज्यादा है। ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। हम गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ किशोर किशोरियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। हम एक जवान देश है, किशोर देश है, हम एक जवान होता हुआ देश है। हमारे यहाँ विकास की अपूर्व संभावनाएं हैं। लेकिन हमें बड़ा दुख होता है साथ में कि हमारे यहाँ ही किशोर किशोरियों में सबसे ज्यादा आत्महत्या की दर है दुनिया में। हमारे यहाँ किशोर किशोरियों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन है। तो ये क्यों है डिप्रेशन, ये आत्महत्या लोग क्यों करते हैं, ये एंजाइटी की प्रॉब्लम क्यों होती है, ये फियर क्यों होता है, एग्जामिनेशन फियर क्यों होता है, एग्जाम के दौरान, एग्जाम के रिजल्ट आने के दौरान इतने सुसाइड्स क्यों होते हैं, मोबाइल के इस्तेमाल से रोकने के लिए इतने सुसाइड्स क्यों होते हैं। इन सारी चीजों पर बात करना, इन सारी चीजों को समझना समझाना ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी चीज की जेन ज़ी के बारे में। तो ये कैसा है कि जो कम्युनिकेशन गैप जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं उसको भर सकते हैं। तो थोड़ा सा और इस पे विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अभी की जो है 3 पीढ़ियां रह रही है। जो एक था कि जिनके समय में मोबाइल नहीं था, एक अभी का समय है जो हम लोगों का समय, हमने मोबाइल देखा, उस पर काम करना सीखा। बट जो हमारी जेन जी है वो पूरी तरीके से एआई जनरेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एआई के युग में हम बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करें। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है और उससे कई तरह की मुश्किलें जी। मशीन लर्निंग और एआई से कई तरह की मुश्किलें आई है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो यही आई है कि जो हमारी बायोलॉजिकल कैपेसिटीज़ है, वो हमारी बायोलॉजिकल कैपेसिटीज़ नेगेटिवली प्रभावित हुई हैं। बहुत ही नकारात्मक असर उनके ऊपर पड़ा है, हमारी मेमोरी पर, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर पर और हमारी क्रिएटिविटी पर बहुत नकारात्मक असर पड़े हैं। क्योंकि चैट जीपीटी आने के बाद, ग्रोक जैसी चीज़ें, ये सब आने के बाद में
वो कविताएं भी लिख करके दे रहे हैं, वो पूरा असाइनमेंट्स बना रहे पूरा हैं, पूरा वो सब कुछ करके दे रहे हैं। इवन किचन में आप खाना कैसे पकाएं, हाँ, आप ये डाल दें कि फ्रिज में इतना सामान रखा है, इससे क्या बन सकता है, हाँ, वो आपको बता देगा कि इससे क्या 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 चीजें बन सकती है। तो उसमें जो हम लोगों की क्रिएटिविटी थी, जो बायोलॉजिकली, जो नैसर्गिक रूप से हाँ, हमको मिलती है या जो हम सीखते हैं, वो प्रभावित हुई है। और इसका सर्वाधिक असर हुआ है जेन जी पर और जन अल्फा पर, ये बहुत असर है। तो वो लोग काफी इसमें इन्वॉल्व हैं। सेल्फाइटिस, स्क्रीन एडिक्शन, नोमोफोबिया या पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम, जी, इस तरह की प्रॉब्लम्स ये हम जेन जी में और इन लोगों में, अल्फा जनरेशन में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे का, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं, मक्का के दाने जी, से जी, जब पॉपकॉर्न बनता है, तो जब उसको गर्म किया जाता है तो मक्का के दाने इधर उधर कूदते हैं, यहाँ यहाँ कूदते हैं, को एक ऐसे क्लोज बर्तन में उसको गर्म किया जाता है, तब वो पॉपकॉर्न बनते हैं। तो ज़ेन जी में और इसमें क्या है कि रेगुलर स्क्रॉलिंग करते जाने से, लगातार मोबाइल को देखते रहने से, उसका जो अटेंशन और कंसंट्रेशन होता है, वो भी इधर उधर पॉपकॉर्न की तरह से उछलता है। तो वो एक जगह पे, एक मुद्दे पर लंबे समय तक नहीं रहता। अब जैसे आप देखते हैं लोग रील के एडिक्ट हो जाते जी, हैं, रील बनाने और रील देखने के एडिक्ट होते हैं। तो कुछ ऐसा यूट्यूब पर भी है, इंस्टा पर भी है, फेसबुक पर भी है, ऐसे अलग अलग सब हैं। तो वो जो चीजें हैं, रील हुआ या यूट्यूब के अंदर जो इतनी छोटे जो वीडियोज आते हैं, वो एक तरह से आपको, आपकी कॉग्निशन को, आपके ब्रेन को, आपकी सोच समझ को डिजाइन किया जा रहा है, जानबूझकर डिजाइन किया जा रहा है कि आप किसी भी मुद्दे पर कुछ सेकंड से ज्यादा सोचे ही नहीं, रुके ही नहीं, एक इतना सेकंड सोचिए, उसके बाद में एक नया मुद्दा है। तो एक वीडियो आप देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, जो आपको प्रेम की बात कर रहा है, उसके नीचे का जो रील आ रहा है वो आपको नफरत की बात कर रहा है, उसके नीचे का जो रील आ रहा है वो आपसे मजाक की बात कर रहा है, उसके और नीचे का जो वीडियो आ रहा है वो स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, उससे और नीचे का आ रहा है तो वो कुछ और बात कर रहा है। तो माने एक मुद्दा आपके दिमाग में लंबे समय तक जगह बना ही नहीं पा रहा है, वो तुरंत नया मुद्दा दूसरा आ रहा है। तो ये पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम, यही इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं, तो बच्चों का ध्यान उस पर नहीं लगता है। हमें ये कहना है कि हम एआई से बच नहीं सकते, क्योंकि हम एआई के युग में हैं। एआई और मशीन लर्निंग, ये दोनों चीजें तो हैं। हमारे पास में एक बच्चा आया जो 15 घंटे तक चैट जीपीटी से बात करता है। क्यों बात करते हो? तो बोला कि चैट जीपीटी मुझे प्यार करता है और कभी लड़ता नहीं है, मेरी सब बात सुनता है। तो लोगों को ऐसे लोग पसंद है जो उनकी सारी बातें सुने हैं, उनसे लड़े नहीं, उनको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है, क्रिटिक करना, उनकी आलोचना करना, उनकी गलती बताना, ये लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि ऐसा क्यों कर दिया मैंने, मेरी गलती, मैं तो हूं ही नहीं गलत, मैं तो हमेशा ही सही हूँ। तो ये चीजें बच्चों के अंदर, किशोर किशोरियों के अंदर नहीं आनी चाहिए। उनको ये बताने की जरूरत है कि हम पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। उनकी पेरेंटिंग में ये शामिल होना चाहिए कि ये बताएं कि आपको सिर्फ गुडी गुडी सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए, कि आपको तारीफ ही सुननी है, बस तारीफ के अलावा आप और कुछ नहीं सुन सकते। तो ये अप्रोच खराब है, ये बच्चों के व्यक्तित्व को बर्बाद करने के लिए, उनको माल एडजस्टमेंट या कुसमायोजन जिसको बोलते हैं उसमें डालने के लिए ये चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एआई का यूज कैसे करें, जैसा आपने पूछा, बहुत ही रैशनल यूज करने की जरूरत है। एआई जरूरी है, पढ़ाई लिखाई में बहुत काम है। कितनी बड़ी एआई एक तरह से नेमत है जिसको कहना चाहिए नए युग की। माने आप देखिए कि आप यहाँ भोपाल जैसी जगह में या कोई भी नयापुरा गांव जैसी जगह में बैठ करके और आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकते हैं जी, या आप ऑस्ट्रेलिया का कोई अखबार पढ़ सकते हैं या शिकागो में क्या चल रहा है वो आप यहाँ बैठ के देख सकते हैं। कितनी बड़ी चीज है माने ये। तो ये है बहुत बड़ी चीज। और इसने आकर के जो ज्ञान या नॉलेज के ऊपर जो एकाधिकार था कुछ लोगों का कि नहीं सिर्फ हम ही नॉलेज लेंगे, सिर्फ हम ही किताबें पढ़ते हैं, उसको तोड़ दिया। विकिपीडिया जो जिनने बनाया, कितनी बड़ा महान काम किया, जिसमें कि मतलब नॉलेज फैल गया, सारी जगह फैल गया और कोई भी चाहे वो खोले और पढ़ ले। विकिपीडिया बहुत रिलायबल सोर्स भी होता है, पढ़ ले उसमें और समझ जाए क्या है क्या नहीं। तो इसने जो ज्ञान का जो एक एकाधिकार लोगों का बना था उसको ब्रेक करके ज्ञान को फैलाया, इसने काफी फैलाया। उस लिहाज से तो ये जरूरी है, एआई जरूरी है। लेकिन फिर इसके अलावा जो चीजें उसमें आती हैं, उसमें कई कई गलत फिल्में आती हैं, जो लगातार गलत वीडियोस आते हैं,
जो बच्चों को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, जो बच्चों को नशा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो बच्चों को और दूसरे क्राइम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उससे भी बचाना ज़रूरी है। तो बच्चों से ये सब चीज़ें कैसे होंगी, जब तक हम बच्चों से बात करेंगे, उनको बताएंगे व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देखना चाहिए, है ना। तो जब तक हम उनसे रैशनल यूज़ ऑफ एआई की जब तक बात नहीं करेंगे, व्यावहारिक इस्तेमाल, एआई को अपने पक्ष में इस्तेमाल करें तो ठीक है, नहीं तो एआई आपको अपने पक्ष में यूज़ करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको एआई के साथ में बड़े स्ट्रेटजिक रिलेशन रखने हैं। इसलिए स्टीफन हॉकिंग जो बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी वो बात याद आती है कि हम रोबोटाइजेशन के दौर में आ गए, हम रोबोट जैसे बने। तो हमें इमोशनली रहना, ये बड़ा जरूरी है। हमें रोबोट नहीं बनना, मशीन नहीं बनना, हमें मशीन से काम लेना है पर मशीन नहीं बनना। तो ये बच्चों को बताने और किशोरों को बताने की जरूरत है। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि हमें मशीन नहीं बनना। इसी में एक आगे चीज जैसे डोपामाइन होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। और जो प्रेजेंट प्लेजर होता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत प्रश्न है कि बच्चों को अगर कोई चीज खुशी चाहिए तो वो तुरंत उसको वो चीज मिलना चाहिए, और डोपामाइन, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि क्यों उनको इस तरफ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, डोपामिन तो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, एक वो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो एक प्लेजरेबल पाथवे बनाता है। लोग नशा भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे डोपामिनर्जिक पाथवे ओपन हो जाते हैं। तो डेफिनेटली वो जो भी चीज़ करते हैं, जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसमें वो डोपामिन का तो बड़ा रोल होता ही है। तो कई बार ये होता है कि लोगों को डोपामिनर्जिक पाथवे ओपन करने की हैबिट हो जाती है। बार बार कई लोग बोलते हैं ना कि जब तक इनको किक नहीं मिलती तब तक मजा नहीं आता। कुछ एक नया होना चाहिए, कुछ एक तो भी थंडर और मतलब उस तरह की चीज होना चाहिए, चिल होना चाहिए, इस तरह की चीज। तो ये जो चिल बाजी है, जो थंडर होना है, जो डोपामिनर्जिक पाथवे ओपन करना है, तो उनको ये बताने की जरूरत है कि भाई हमेशा तो डोपामिन रिलीज करना ठीक बात भी नहीं है। तो हमारे यहाँ तो हम उस देश के लोग हैं जहाँ पर कि योग में ये कहा गया, योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की जो वृत्तियां हैं, मन की जो भटकन है, और वो भटकन डोपामिनर्जिक पाथवे को ओपन करने की भटकन है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। ये तो हमारे यहाँ शुरू से बोला गया, यू शुड कंट्रोल योर प्लेजरेबल सेंसेशंस, और पेनफुल सेंसेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों को योग में, ध्यान में, माइंडफुलनेस में, इस तरह की चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है, मैं विशेष तौर पर किशोरों के लिए स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, ये दोनों दरअसल मेडिसिन होती है, एक तरह की दवाई है। ये लोगों के व्यक्तित्व को बदलते हैं, ये लोगों के मन को बदलते हैं, ये लोगों के स्वभाव और सोच को बदलते हैं। तो डोपामिनर्जिक पाथवे को कंट्रोल करने के लिए और उसको बेटर शेप देने के लिए म्यूजिक, आर्ट और स्पोर्ट्स, इनको बहुत बच्चों के साथ में इन्वॉल्व करने की जरूरत है। उसके बाद में उनका डोपामिन लेवल भी बैलेंस रहेगा। और ये कहीं ना कहीं लाइफ से गायब, मतलब एक चला ही गया, क्योंकि बच्चों का स्कूल टाइम फिर वो हुआ है बिल्कुल, और कोचिंग का टाइम और फिर हो गया, मोबाइल है, मोबाइल, बाकी वो बच्चा सब कुछ जो समय है मोबाइल ने वो ले उसने लिया ले है। लिया। हाँ, एक चीज मैं आगे और सर पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो बच्चे करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, जैसे एग्जाम का हो गया, दूसरी अदर एक्टिविटीज हो गई, तो वो हर चीज को टालते हैं। तो क्या एक टालने वाला बिहेवियर भी एक प्रॉब्लम कर सकता है किसी चीज को बिल्कुल। अत्यधिक? हाँ, ये जी जी प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, लोग काम को टालते जाते हैं। जी जी जनरली मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में सबसे पहले ये आता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी क्या एबिलिटीज है, जी क्या कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चों के माता पिता ये नहीं समझ पाते कि उनके बच्चों की क्या एबिलिटीज हैं। किशोर किशोरियां भी नहीं समझ पाते एडोलेसेंस एज में कि हमारी क्या एबिलिटीज है, हम क्या कर सकते हैं, क्षमता क्या है, ताकत क्या है हमारी करने की। तो हम अलग अलग इंटरेस्ट इन्वेंटरीज के द्वारा, आईक्यू असेसमेंट के द्वारा, एप्टीट्यूड असेसमेंट के द्वारा हम ये बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके बच्चे का दिमाग मैथमेटिकल है, आपके बच्चे का दिमाग मैकेनिकल है, आपके बच्चे का दिमाग म्यूजिकल है, आपके बच्चे का दिमाग स्पोर्टी है, आपके बच्चे का दिमाग ये इस तरह का है, पेंटिंग वाला है। तो फिर इस एप्टीट्यूड, जो बच्चे का एप्टीट्यूड है, उस एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग इस बच्चे को शेप देना शुरू करो, उस तरफ आगे लेकर के जाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में
इन तरह की चीज़ों से माने बहुत फियर ना हो, इस तरह की परेशानियां ना हो, और बच्चों को शुरू से ही उनकी एबिलिटीज़ को समझ करके और उनको सब्जेक्ट्स दिलाया जाए, उनको उस लाइन में भेजा जाए, उनको उस लाइन में नर्चर किया जाए, ग्रो किया जाए, तो फिर बच्चों के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हमारे जो बच्चों की पर्सनालिटी है उसको लेके भी आप थोड़ा सा बताइए कि बच्चे कई बार चुप हो जाते हैं, या घर का वातावरण या माता पिता ज्यादा एक्टिव रहते हैं लेकिन बच्चा इतना एक्टिव नहीं रहता है, और इसके अपोजिट भी ये रहता है कि बच्चा बहुत एक्टिव रहता है लेकिन घर का वातावरण हमारा इस तरह से चीजें नहीं रहता। तो पर्सनालिटी के बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। हाँ देखिए, पर्सनैलिटी भी बनाने में 3 फैक्टर जिम्मेवार होते हैं, जी। बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर। ये तीनों फैक्टर परिवार में होते हैं। अगर कोई बीमारी जेनेटिकली है, अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज फैमिली में है, अगर फैमिली सोशली आइसोलेटेड है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वहाँ बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में समस्याएं आती हैं। जनरली बच्चों का व्यक्तित्व कुछ माँ बाप से मिलता है, कुछ बच्चा खुद निर्मित करता है। तो ये सारी चीज़ें मिली जुली होती हैं। बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पेरेंटिंग का बहुत रोल है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो ज़्यादा केयर करना भी मुश्किल है। कई बच्चों को उनके माता पिता डिनायल मोड पर रखते हैं, ध्यान ही नहीं देते कुछ कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस क्लास में, इतना तक नहीं मालूम, बच्चों के नाम तक नहीं मालूम होते कि मेरे बड़े बेटे का नाम क्या है। इतने डिनायल, इतने रिजेक्शन में रखते हैं। तो इससे बच्चों के व्यक्तित्व पर असर पड़ते हैं। बच्चों का पालन पोषण कैसे हुआ है, कितनी केयर मिली है, कितनी लिबर्टी मिली है, कितना उनको समझा गया, कितना उनको एक्सपोजर मिला, उससे उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट होते हैं। तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी जिसकी हम बात करते हैं, पॉजिटिव पर्सनैलिटी रिलेट करती है पॉजिटिव पेरेंटिंग से। पॉजिटिव पर्सनैलिटी रिलेट करती है कि मदर के साथ में उस परिवार में किस तरह का व्यवहार हो रहा है। क्योंकि हमारा पुरुषवादी समाज है, महिलाओं के साथ में ठीक व्यवहार नहीं होता है। परिवार में कई जगह महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को वो जो इज्जत मिलनी चाहिए, वो जो उनको स्पेस मिलना चाहिए, वो स्पेस नहीं मिलता है। उससे जो लड़की की पर्सनैलिटी बनती है वो भी बिगड़ती है, और लड़के के अंदर भी वही वैल्यूज आती हैं। तो वो आगे आने वाले अपने जीवन में जो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के साथ में भी उन्हीं गलत चीजों को दोहराने की क्रम में चले जाते हैं, जो अपने पिता के साथ में उन्होंने, माता के साथ में होते हुए उन्होंने देखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ सर, एक चीज और कि लड़के जनरली चुप हो जाते हैं, जो मैंने इसके पहले भी उसमें चीजें बात उठाई थी, तो उनका ये व्यवहार परिवर्तन क्यों होता है? चुप हो जाने का कारण कई बार ये होता है कि जब मेरी सुनी ही नहीं जा रही, मुझे स्पेस ही नहीं मिल रहा, या मेरी बात समझी ही नहीं जा रही, तो फिर मुझे मतलब बात करने की जरूरत भी क्या है, मैं क्यों बात उठाऊं अपनी या बात रखूं। इसलिए भी लोग चुप हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों को भी ठीक से संवाद करना नहीं आता, अपनी बात ठीक से बतानी नहीं आती। कभी कभी उनके माता पिता को बात ठीक से समझ में नहीं आती। ऐसे समय में फिर जरूरत होती है कि हम कोई काउंसलर की मदद लें, जहाँ पर वो बच्चों को बिठाकर, उनके माता पिता को बिठाकर एक संयुक्त रूप से काउंसलिंग करें, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें। ऐसे में बच्चों की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको अंतर्द्वंद बोलते हैं, उसको समझ पाएंगे। ऐसे समय बच्चों की जो सप्रेस्ड डिजायर है उनको समझ पाएंगे। ऐसे समय में जो माता पिता की जो शिकायतें हैं उनको समझ पाएंगे, और फिर कैसे जो बदलाव हो रहे हैं, शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव, हार्मोनल लेवल पर बदलाव, ब्रेन के केमिकल लेवल पर बदलाव, उन सारी चीजों को समझते हुए तो बच्चे जो चुप हो गए हैं, जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, अकेलेपन में चले गए हैं, उनको क्या साइकोलॉजिकल इशू है, कहीं कुछ डेवलपमेंटल, न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज तो नहीं है। तो ये सारे जब बैठेंगे, एक साथ बात करेंगे और उनके साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होंगे, तभी इस बात को अपन ठीक से समझ सकते हैं। तो आज हमने जिस विषय में बात करी है, और हमें लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का इसमें समाधान हुआ है। और अगर आपके बहुत सारे अगर प्रश्न हो तो आप हमें बताइएगा। और सर, आप यहाँ पर आए और इतना अच्छा आपने मार्गदर्शन किया जेनजी के बारे में, और एआई के युग में किस तरह से बच्चों की परवरिश करना चाहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।